देखो लास्ट वाली जब हम क्लास में 5वें नंबर की क्लास ली थी तो 5वें नंबर की क्लास में उन्होंने बहुत सारे पदार्थों के अनुभार निकालने सीख लिए थे कि मैंने कहा था भाई तुम्हें ये पदार्थों के अनुभार निकाल के लेके जाने हैं। समझ आई बात है। 5 क्लास नंबर आज हमारी 6। इस क्लास नंबर 6 में हम क्या समझने वाले, कुछ अनुभार ना तुम पदार्थों के डायरेक्ट जुबान पर रटने चाहिए, उसका क्या तुम्हारा टाइम बच जाएगा। समझ आई बात है। जैसे मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ ना, याद कर लो है 4-5 है, बस बार बार वहीं घूम फिर के वहीं आ जाओगे। समझ आई बात है। तुम्हारा टाइम बच जाएगा, उसका क्या होगा, आसान हो जाएगी न्यूमेरिकल करने में। तो इस न्यूमेरिकल को जितने भी न्यूमेरिकल कराओ ना, न्यूमेरिकल को करने का एक ही तरीका, घर जाकर उस न्यूमेरिकल को अपने आप निकालना। जब तक निकालना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में कॉपी में चेक करूंगा, तो कम से कम 4 बार कॉपी में हो जाना चाहिए। 5वीं बार बिना देख के निकालना, तीसरी चौथी बार एक बार देख लिया, दूसरी बार बच्चा ऐसा था, यहाँ कैलकुलेशन भी रट रहा था, तो सेम सवाल आगा पेपर को, कॉपी में सेम सवाल आगा, कॉपी में संख्या भी चेंज नहीं होती, याद रखना बात है, सेम सवाल कॉपी से आगा। तो आज पहले समझ लो कि जो लेक्चर नंबर 6 में हम क्या समझेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 6 में पहले हम जो समझेंगे ना, उसमें पहले हम अनुभार ज्ञात करेंगे, अनुभार याद करेंगे। अभी अनुभार कौन कौन से, जैसे HCl तुमने निकाल लिया भी होगा, देखो नोट है आज की क्लास के, तुमने निकाल लिया भी होगा। HCl का जो अनुभार हो ना, HCl का अनुभार, HCl का अनुभार सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि HCl का अनुभार कितना हो भाई, नहीं पता तो याद कर लेना, अनुभार कितना हो 36.5। अरे आया कैसा ये पता होगा तुम, H का तुम 1 रखेंगे, Cl का 35.5 रखेंगे, 35.5 में जोड़ 36.5 हो जाएगा, याद होना चाहिए। जब भी मैंने पूछे ना कि HCl का अनुभार कितना हो 36.5, डायरेक्ट सीधा काम खत्म, उससे क्या होगा, आसान पड़ जाएगा, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। दूसरा एक और हमारा जो ज्यादा यूज होगा, उसका नाम है H2SO4। H2SO4 का अनुभार, जो मेरे तो प्रैक्टिकल में पूछा था मास्टर ने, जो मेरे टीचर ने प्रैक्टिकल में पूछा था कि H2SO4 का अनुभार कितना हो। एक तो तरीका था मैं निकाल के बता देता, दूसरा मेरे आता डायरेक्ट बता देता, तो जो डायरेक्ट बतागा उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तुमने निकाल के भी देखा होगा, 98 होगा, पीछे निकाल होगा जरूर तुमने। समझ आएगी बात है। जब भी मैंने पूछा H2SO4 का अनुभार कितना हो, जी गुरुजी 98 हो, इतना बताना तुम्हें, और कुछ नहीं बताना। ठीक। एक हमारा NaOH, NaOH का जो अनुभार हो ना, NaOH का जो अनुभार हो, तो NH का अनुभार हो M बराबर कितना बैठेगा भैया 40। ठीक। एक और लिखवाने जा रहा हूँ, फटाफट याद हो जाना चाहिए, C2H5OH, C2H5OH इसका नाम है इथेनॉल। C2H5OH का अनुभार M बराबर 46 यानी 46, ये बैठा हुआ। तो किसी भी पदार्थ का अनुभार निकालना है तुम जानते हो, बस उसका सूत्र बताना चाहिए। अच्छा इसका नाम तो पता होगा सबको, HCl का क्या नाम है, क्या नाम भैया HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है C2H5OH का, चार्टा इतना भरूंगा याद रखोगे, क्या नाम है इसका, क्या नाम है C2H5OH, इथेनॉल। पक्का जितने भी सूत्र मैंने पीछे लिखवा दिया ना, अगर उसमें मिस्टेक हुई चार्टा वहीं कंफर्टेबल लगाया। NaOH का क्या नाम भाई, NaOH का नाम नहीं पता तुम, पीछे सारे कॉपी में लिखवा रखे हैं, भी कह रहा पढ़ लो हो सुनो, क्या नाम है NaOH का, 12वीं में पढ़ने बैठे तुम NaOH का नाम नहीं पता। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम कॉपी में सब लिखवा रखा है, क्या नाम है C2H5OH का, इथेनॉल। सबको याद होना चाहिए, जो पीछे लिखवा दे वो कभी सुन सको, पहले कह रहा हूँ। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे यार जो पदार्थ के मूल्यों की संख्या कैसे ज्ञात करी जा, कोई विलियन, उस विलियन के अंदर पदार्थ के मूल्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। समझ में आई बात। या इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा, बार बार ज्ञात करनी पड़ेगी तुम्हें। हैशटैग बनाया तो पदार्थ के मूल्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पदार्थ के मूल्यों की संख्या, वो पदार्थ कोई भी हो सके, इनमें तो कोई सा भी पदार्थ हो गए, सारे पदार्थ के मूल्यों की संख्या अगर निकालनी हो, पदार्थ के मूल्यों की संख्या निकालने के लिए मूल्यों की संख्या, तो किसी भी बच्चों को अगर पदार्थ के मूल्यों की संख्या निकालनी, जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझो बिल्कुल प्यार के साथ। पदार्थ के मूल्यों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करेंगे, n स्मॉल n। किसी भी पदार्थ के मूल्यों की संख्या निकालनी हो, अगर मुझे HCl के मूल्यों की संख्या निकालनी ना, n उसके सापेक्ष में h लिख दूंगा, इसका मतलब HCl के मूल्यों की संख्या। तो यही बात यार, अगर मुझे H2SO4 के मूल्यों की संख्या निकालनी, n लिखा उसके सापेक्ष में H2SO4 लिख दिया, इसका मतलब H2SO4 के मूल्यों की संख्या। NOH इसके सापेक्ष में NOH लिख देंगे, NOH के मूल्यों की संख्या बन जाएगी। तो किसी पदार्थ के मूल्यों की संख्या निकालनी हो, उस पदार्थ का जो भार होगा ना, पदार्थ का जो भार होगा, पदार्थ का भार ऊपर रख देना, पदार्थ का जो भार होगा कहां रख दोगे, ऊपर, स्मॉल w लिख दिया। w का मतलब वेट, वेट का मतलब भार, किसका, पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अनुभार नीचे रख देंगे, पदार्थ का अनुभार, अणु भार,
तो पदार्थ का अनुभार इसे मोलिकुलर वेट बोल लेंगे। अब मोलिकुलर वेट को स्मॉल m से लिखा भी बताया मैंने, पदार्थ का अनुभार कैसे निकालते हैं, ये पदार्थ का अनुभार ही तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं पदार्थ के मोलों की संख्या। सवाल में जो पदार्थ का भार देख रखा है, सवाल में देख रखा है पदार्थ का भार पहचानना, कैसे पहचानोगे पदार्थ का भार हो, उसके पीछे ग्राम लिखा होगा, नहीं तो किलोग्राम लिखा होगा, जिसके पीछे ग्राम या किलोग्राम लिखा हुआ होगा ना समझ जाओ पदार्थ का भार होगा, वो सवाल में देख रखा होगा, पता जाएगा सवाल में। समझ में आई बात? या अब पदार्थ का अनुभार निकालना हो तो पदार्थ का तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए वाला, इसलिए तो अनुभार निकालते हैं। बात समझ में आई है? मैं दोबारा पूछने जा रहा हूँ क्या बताया मैंने। अगर किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए हम पदार्थ का जो सवाल में भार देके जाएगा उस भार को ऊपर रख देंगे। समझने की बात है? और जो भी पदार्थ का अनुभार देके जाएगा ना उस पदार्थ के अनुभार को नीचे रख देने वाले, और जैसे हम दोनों को बटे में रखेंगे कैलकुलेट करके कट पट कर वो हमारा पदार्थ के मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो किसी भी पदार्थ की मोलों की संख्या निकालनी है, सवाल करे निर्भर किसके मोलों की संख्या पूछिए। इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए, समझाने के लिए नीचे में एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। समझ बात है? ताकि इस सूत्र को समझा सकूं इसका मतलब क्या है। समझ में आया? आ जाओ। मेरे पास एक विलयन है, ओके। इस विलयन के अंदर ना ध्यान से देखना अच्छे तरह से, इस विलयन के अंदर मेरे पास जो विलयन है, इस विलयन के अंदर हमारे पास जो NaOH है ना, NaOH उसकी मात्रा 400 ग्राम है। कितनी? 400 ग्राम इस विलयन के अंदर। एक विलयन के अंदर बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, एक और पदार्थ है इस विलयन के अंदर, उस पदार्थ का नाम है H2SO4। ठीक, अब जो H2SO4 इसकी मात्रा पता कितनी? 980 ग्राम। एक और पदार्थ है इस विलयन के अंदर, देखो कितने सारे पदार्थ मौजूद है इसके अंदर, उसका नाम है HCl, इसकी मात्रा 365 ग्राम। बताओ एक विलयन के अंदर कितने सारे पदार्थ है? तीन तो तुम्हें दिखाई दे रहे, एक विलयन के अंदर कितने भी पदार्थ हो सके, तीन तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। कितने बताओ कितने पदार्थ दिखाई दे रहे तुम्हें? H2SO4, NaOH, HCl। H2SO4 का नाम सबको बताओगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na का नाम सोडियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। पिछले क्लासों में सब बता रखा। रिवीजन करने का मन करे चुपचाप जाकर प्ले लिस्ट में घुस जाओ, आराम से करके वीडियो देख लो। समझ बात है? बेसिकली बहुत मजबूत बनना था दोबारा, खाली ना बैठो। लेकिन जिंदगी में जितना भी खाली बैठोगे इतना तुम्हें नुकसान होगा, फिर 12वीं में पास होना मुश्किल हो जाएगा। सही बात, जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जो खाली बैठेगा ना 12वीं क्लास में, 20 मिनट ही बर्बाद करेगा ना, हो गया 12वीं क्लास में। वो सही बात है, किसी एग्जाम की तैयारी में उसका ड्रीम बहुत बड़ा, अगर 50 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद करेगा ना, हो गया। और ये सिर्फ केवल 8-7 महीने तुम्हें फोकस करना। 8-7 महीने के बाद जो तुम्हारी धार बनेगी ना जीवन में, तुम्हें जिस पेपर में बैठोगे वो पेपर निकलेगा, जिस भी पेपर में बैठोगे नौकरी होगा। बस 8-7 महीने की मेहनत, 7-8 महीने तक लगातार अपने आप को झोंक कर रखना पड़ा कि यार मुझे 7-8 महीने तो मुझे कहीं जाना ही नहीं, बिल्कुल भी सब बंद कर देना बिल्कुल। 7-8 महीने भाई जी कह रहे थे थोड़ा तमीज से कंसिस्टेंसी के साथ बैठ जाओ एग्जाम पर। समझ में आया बात? है जब कॉपी खोल लेंगे ना डेली बैठ उस चीज को अपने हाथ से निकाल लगे, यार ये सवाल भाई जी ने तो करवा दिया, क्या मैं इसे खुद कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाई जी कह रहे थे प्रैक्टिस करो, चलो उसके सामने ना कॉपी पर रख लो और सवाल देखो, खुद करने बैठो, होने का नहीं तुमसे, क्या तुम्हारी समझ में भी आएगा वो? इसलिए उस सवाल को कम से कम 4 बार निकालना। मैं यहाँ डेली चेक करूंगा, जब मैं बोर्ड पर सवाल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा। समझ में आया बात? है पता लग गया क्या करना? ठीक, तो बताओ इसके अंदर कितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं? 3, एक तो H2SO4, एक NaOH, एक HCl। तो उस जो NaOH है ना, मुझे किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है। मान लो मुझे H2SO4 के मोलों की संख्या निकालनी है, तो H2SO4 पदार्थ के मोलों, H2SO4 भी तो पदार्थ, NaOH भी पदार्थ, HCl भी पदार्थ। अगर किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए भैया पता क्या करोगे? तो यहाँ लिखेंगे हम N। अब बताओ कौन से पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी? चलो पहले इसकी निकाल लेते हैं। जब जिसकी निकालनी है उसके नीचे H2SO4 लिख दें, यहाँ से यहाँ लिख देंगे H2SO4। तो इसका पता क्या मतलब है? चाहे तो हिंदी में लिख दो H2SO4 के मोलों की संख्या, पदार्थ को हटा दो, पदार्थ की जगह H2SO4 के मोलों की संख्या, एक तरीका तो हो। या इसी चीज को इंग्लिश में लिख दो NH2SO4। इसका मतलब है सिंबल दे दिया, प्रतीक दे दिया, बस समझा दिया कि हम हिंदी में लिखना चाह रहे हैं H2SO4 के मोलों की संख्या, हम ये लिख देंगे। इसका मतलब भी वही है, H2SO4 के मोलों की संख्या। तो किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो उसका भार पता होना चाहिए। अब बताओ इस विलयन के अंदर H2SO4 का भार कितना भार है इसका? तो बताओ 980 कहाँ रख देंगे? ऊपर। मैंने पहले ही नहीं कहा था तुम्हें, किसी भी पदार्थ का जो भार होगा उसको कहाँ रख देंगे? ऊपर। जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी उस पदार्थ का भार ऊपर रख देंगे। H2SO4 की मोलों की संख्या निकालनी उसका भार ऊपर रख देंगे, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा। और उसी पदार्थ का अनुभार नीचे रख देंगे। अब मुझे बता दो H2SO4 हो जो उसका अनुभार कितना हो, तो कितना अनुभार उसका? वो लिखा होता 98, तो 98 रख देंगे यहाँ से 90। जब तो याद करवाएं, अब इसे काट देंगे। जब काट देंगे सर 98 का 98 जीरो, तो यहाँ इसके मोलों की संख्या निकल जाएगी
NH2SO4 बराबर 10 मोल। मोलों की संख्या आया, ग्राम न लिखिए उसके पीछे। हम कहने लगे इस विलेन के अंदर H2SO4 के 10 मोल। कितने मोल? पता लग चुका। इसी प्रकार मुझे पता किसकी मोलों की संख्या निकालनी, NaOH की मोलों की संख्या। तो बताओ, ये तो मैंने पहला पार्ट करके बताया इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ तुम्हें। तो मुझे NaOH की मोलों की संख्या निकालनी। तो पहले बताओ NaOH का भार कितना, NaOH का भार कितना, 400 ग्राम, ऐसे लिख दो ना 400 ग्राम पहले। अब ये बताओ, अगर जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी, यहां लिख देते हैं N। अब बताओ किस सापेक्ष में क्या लिखूं, NaOH बराबर, अब क्या रखना, भार रखना ऊपर। अब बताओ NaOH का भार कितना, भार पूछा है मैंने, अनुभार नहीं पूछा। अनुभार कितना, अनुभार 40, इसलिए तो याद करवाए हैं। 0 से 0 कट जाएगी, 4 2 40। अब बताओ इसके अंदर इसके भी कितने मोल, किसके मोल है, NaOH के। NaOH के इस विलेन के अंदर मोलों की संख्या कितनी, 10 मोल। कितनी? अच्छा बताओ HCl को याद करके देखते हैं कि HCl के मोलों की संख्या कितनी। चलो अभी हमें जब HCl के मोलों की संख्या निकालनी तो कैसे निकाल लोगे, पहले बताओ HCl का भार कितना, HCl का भार बताओ कितना, 365 ग्राम, इतना ही। तो उसके बाद अनुभार कितना बताओ इसका, HCl का 36.5 ग्राम, इतना ही तो हो। अब हम निकालना क्या है, हमें निकालना HCl के मोलों की संख्या। N उसके सापेक्ष में HCl लिखा बराबर, इसका मतलब HCl के मोलों की संख्या। समझ गए? चाहे तो तुम हिंदी में लिख सकते हो, जो हिंदी में लिखा होगा उसका टाइम खराब हो जाएगा। इंग्लिश में लिखोगे N लिखा उसके सापेक्ष में HCl लिख दो, इतना तो उसे पता, कॉपी चेक करने वाले को इसका मतलब क्या है, वो कई साल तो कॉपी नहीं चेक कर रहा। तो भार, इसका भार रख देंगे ऊपर, कितना बैठेगा 365 ग्राम। अब बटे में कितना बैठेगा, अनुभार कितना 36.5। जब मैंने फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, मैंने पॉइंट हटाने का तरीका बढ़ाया, पॉइंट नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लो ऊपर, बन जाओ। देखो अब 365 एकम 365, 365 एकम 365, ऊपर एक 0, तो बैठेगा NaHCl बराबर कितने मोल आए, 10 मोल। अब बताओ इसके अंदर HCl के मोलों की संख्या भी कितनी, 10। कितनी? तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है, ऐसे निकालते हैं। पता लग गया? तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए कितनी चीज पता होनी चाहिए, कितनी चीज पता होनी चाहिए, कौन कौन से बताओ, कितनी चीज बतानी चाहिए, एक तो पदार्थ का भार और दूसरा पदार्थ का, अगर पदार्थ का भार पता हो तो कहां रख देंगे, अनुभार कहां रख देंगे, क्या निकल जाएगा पदार्थ के मोलों की संख्या, कहीं से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक क्या हो, पदार्थ के मोलों की संख्या मात्रक क्या हो, ये पीछे क्या लिखा है मैंने इसमें, तो जो मात्रक वही तो हो जो उसका अंतर निकलेगा उसके पीछे लिखो, जिसके बल का मात्रक न्यूटन हो, दूरी किलोमीटर में नाप। समझ में आई बात? है इसी पर ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम इन तक? तो ये सूत्र याद रहेगा क्या, मैं पूछूंगा किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल के दिखानी है, तो निकाल के दिखा दोगे। अगर तुम उस पदार्थ का क्या बताना चाहिए, भार, भार कहां रख दोगे, अनुभार कहां रख दोगे, आया समझ। मान लो किसी पदार्थ का भार x, तो x कहां रख देंगे, अनुभार, अनुभार y है, अनुभार का कहां रख देंगे, नीचे। तो मोलों की संख्या कितनी आएगी, x बटे y। समझ में आई बात है? तो किसी पदार्थ का भार कितना, x, अनुभार कितना, और x बटे y का मतलब क्या है, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के, ये किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या आई x/y मोल। याद रही बात है? तो किसी भी पदार्थ की अगर मोलों की संख्या निकालनी हो, उसका जो पदार्थ का भार होगा ऊपर रख देंगे, अनुभार नीचे रख देंगे, तो पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी ऐसे निकाल लोगे। और सवाल में बहुत बेहतरीन तरीके से जरूरत पड़ने वाली है। मैंने कहूंगा इस पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल कर दिखाओ, तो तुम कहोगे गुरुजी इस पदार्थ का विलयन में भार पता कितना, इसे तो ऊपर रख देंगे, इसे नीचे रख देंगे, जी मोलों की संख्या इतनी जाएगी। बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी तो बहुत आराम से समझाया। और दिमाग में धारण कर लो कि किसी पदार्थ की अगर मोलों की संख्या निकालनी है, उस पदार्थ का भार तो रख देंगे ऊपर, अनुभार रख देंगे नीचे, तो पदार्थ की मोलों की संख्या निकल जाएगी। समझ गए? और हिंदी में लिखने के बिल्कुल पदार्थ के मोलों की संख्या, समझ में। अगर पेपर में करने बैठो और टाइम बच रहा है तब लिख दो, यहाँ तो बस इस तरह न्यूमेरिकल करोगे फटाफट से, स्पीड तक। जिस पदार्थ की मोलों की संख्या निकालनी है ना, जैसे तुम निकालनी KCl के मोलों की संख्या निकालनी, KCl के, तो यहाँ लिखा है N, उसके सापेक्ष में क्या लिखेंगे, KCl। इसका क्या मतलब है, KCl के मोलों की संख्या। K का नाम क्या है, पोटेशियम, Cl का नाम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। एक और जैसे मैंने कहा कि जल के मोलों की संख्या निकालनी, N, इसके सापेक्ष में क्या लिख देंगे, H2। इसका क्या मतलब है, जल के एक तो तरीका हो सका मैं इसे हिंदी में लिख दूं, और सबसे बेहतरीन तरीका N लिखा उसके सापेक्ष में जल लिख दो, इससे समझ नहीं जाएगा, अपना नहीं समझ जाएगा, अनपढ़ थोड़ा ही हो। समझ में आया बात? यार अब यहाँ तक का पोर्शन नोट करो। चलो
चलो आ जाओ। तो निकालनी हो पदार्थ की मौलिक संख्या, निकाल दोगे? ठीक है। अब सबसे खतरनाक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और सबसे आसान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में कई बार आ चुका। अभी हम पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, ज्ञात करेंगे विलयन की सांद्रता ही, लेकिन उसके अंदर सारी बातें यूज होगी। यानी विलयन की सांद्रता याद करने चलोगे तो कोई भी बड़ा टॉपिक समझने के लिए छोटी छोटी बातें सारी यूज होगी। तुम्हारी जुबान पर हटाना चाहिए सूत्र हो कि भाई जी किसी पदार्थ की मौलिक संख्या निकालने का सूत्र ये हो कि जो पदार्थ की मौलिक संख्या निकालनी हो ना, तो जो पदार्थ का भार होगा उसको तो हम ऊपर रख देंगे, और पदार्थ के जो पदार्थ का अनुभार होगा उसको नीचे रख देंगे, और पदार्थ की मौलिक संख्या निकल जाएगी। ऐसे निकाल लेंगे। चलो, तो इसे निकालने के लिए इसे तो हम यहाँ से रफ कर दे रहे इतना, और अब आपको समझा रहे कि मूलरता किसे कहते हैं। समझ में आई बात है? फिर मूलरता की परिभाषा लिखेंगे, तुमसे सुनेंगे परिभाषा, क्योंकि परिभाषा पेपर मारती है। पेपर मारता निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जैसे मैंने आज सवाल दिए थे ना, सेम सवाल पेपर मारते हैं। टेस्ट में सवाल दिए थे तुम आज कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 मूलरता, तो मूलरता की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। आ जाओ हम समझते हैं। आज पहले नंबर पर यह भी विलयन की सांद्रता याद करने की विधियों मांगी। कितनी विधि पढ़ा दी हमने, एक बार जरा बता देना कर, कौन कौन सी विधि पढ़ा दी? एक तो हमने पढ़ाया भार प्रतिशत, एक हमने पढ़ाया भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर भार आयतन प्रतिशत पढ़ाया, पीपीएम में सांद्रता पढ़ाई, 3 पढ़ा दी। अब चौथे नंबर की है, चौथे नंबर की विधि विलयन की सांद्रता याद करने की। विलयन की सांद्रता याद करने की विधि है, इसका नाम है मूलरता। इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए, मूलरता। अब मूलरता को इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। MOLARITY मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब मोलरता। अब मोलरता किसे कहते हैं, इसे बहुत गौर से समझना, फिर सुनूंगा भी तुमसे परिभाषा है और कल को भी सुनी जा गया। अब यहाँ मैं मोलरता का सूत्र लिखने जा रहा हूँ। पहले सूत्र होगा, सूत्र को देख के परिभाषा बनाई जाएगी। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अधिकांश परिभाषा ऐसे बनाई जा, फिजिक्स में तो चल भी जा चलो, लेकिन केमिस्ट्री में अगर तुम्हें जल्दी समझना, जल्दी लिखना, तो सूत्र को देख कर परिभाषा बने जा। पहले सूत्र लिखूंगा मैं, यहाँ मूलरता क्या सूत्र हो निकालना ही पड़ेगा, सिर्फ सवाल भी आएंगे, फिर उसके बाद मैं परिभाषा लिखूंगा यहाँ से, और लिखूंगा नहीं, सुनूंगा तुमसे, समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो मूलरता निकालने के लिए मूलरता बराबर सूत्र होगा भैया, मूलरता बराबर सूत्र होगा पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। अच्छा भाई जी, पदार्थ की मोलों की संख्या निकालने तो बताया था आपने। हाँ वही तो है, पदार्थ के मोलों की संख्या। अच्छा, मूलरता को हम एम से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एम, बड़े वाला एम लिखना, मूलरता को प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, मूलरता किसकी मूलरता भैया? विलयन की मूलरता। किसकी मूलरता? किसकी मूलरता? समझ नहीं बात है, पदार्थ की नहीं, विलयन की मूलरता। मैं भी कह रहा हूँ किसकी मूलरता, याद रखना बात है। तो विलयन की मूलरता निकालने के लिए जो पदार्थ के मूलों की संख्या होगी, पदार्थ के मूलों की संख्या, मोलों की संख्या। और ये पदार्थ कौन सा होगा? एक विलयन के अंदर तो बहुत सारे पदार्थ हो, वो पदार्थ होगा जो विलयन के अंदर सबसे कम मात्रा में होगा, और जो विलयन के अंदर सबसे कम मात्रा में हो ना, उसे हम विलेय पदार्थ कहेंगे। और विलेय पदार्थ को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हो, जो पदार्थ विलयन के अंदर घोला गया होगा। देखो मेरी एक बात पर गौर फरमाना, मैं जो कह रहा हूँ वही सारी बातें तुमको क्वेश्चन में दिखाई देगी, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होने का। ये पदार्थ में क्या है, पदार्थ की मौलिक संख्या ज्ञात करनी। कौन से पदार्थ की मौलिक संख्या ज्ञात करनी? जो पदार्थ विलयन के अंदर घोला गया। दूसरी भाषा में जो पदार्थ विलयन के अंदर कम मात्रा में होगा। तीसरी भाषा में जो विलयन के अंदर भी डाल लगा है उसकी मौलिक संख्या ज्ञात करनी। ऐसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं विलयन की मौलिक संख्या, विलयन मौलिक संख्या, उसकी मौलिक संख्या ज्ञात करनी। और मोलरता किसकी निकलेगी? मोलरता विलयन की। पदार्थ की मोलरता निकलने की ना, किसकी मोलरता निकलेगी? विलयन की। तो पदार्थ के मोलों की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एन से। देखो एन से नहीं प्रदर्शित करते, समझा था तो बटे में विलयन का आयतन, नीचे क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन के आयतन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 20। बात समझ में आई है? कोनो प्रॉब्लम तो? अगर विलयन का आयतन क्या होना चाहिए? लीटर में। क्या होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में नहीं आना हो तो मिलीलीटर में बदलने खातर से 1000 से भाग करेंगे, और 1000 से भाग करेंगे 1000 यहाँ गुणा में पहुंच जाएगा। दोबारा फिर समझो, पहले परिभाषा देख लो, विलयन की मूलरता क्या परिभाषा हो कि विलयन की मूलरता किसे कहती है, अभी तुम्हें समझाना। अच्छा ये बताओ, ये विलयन का आयतन अगर इसका मान मैं 1 लीटर कर दूं, निचली चीज को हमेशा 1 लीटर करना है, एक अंक करना। जो भी कभी परिभाषा बनानी हो ना, इस सूत्र से तुम्हें परिभाषा बनानी। और परिभाषा बनानी किसकी? मूलरता की। किसकी मूलरता भाई? विलयन की। तो परिभाषा बनाने के लिए ना इस निचली चीज को हम 1 कर देंगे। जब निचली चीज को 1 कर देंगे ना, तो किसी संख्या के बट्टे में 1 लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिख देंगे इफ माने हो यदि। यदि अब बताओ यहाँ यदि लिख दिया हम ना,
ऐसे लिखेंगे यदि विलयन का आयतन कितना हो, विलयन का आयतन हो 1 लीटर, कितना हो 1 लीटर हो, 1 लीटर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मोलरता बराबर, मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। तो भैया पदार्थ के मोलों की संख्या जो बैठेगी, तो ये बताओ पदार्थ के मोलों की संख्या, इसे तो एम से प्रदर्शित करना करेंगे, इसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे एन से। तो बताओ क्यों पता लग गया है नीचे बट्टे में एक क्यों लिखा, क्योंकि जिसके बट्टे में कुछ नहीं तो उसके बट्टे में कितना हो एक ही हो, तो एक चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता लग गया क्यों आया, कैसा आया, मोलरता जू के तू बराबर जू का तू, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, इसका मान 1 होगा, विलयन का आयतन 1 लीटर होगा। अगर विलयन का आयतन 1 लीटर हो ना तो इतनी चीज सी के बराबर होगी, इतनी चीज सी के बराबर होने का मतलब इतनी चीज को मोलरता कहेंगे, इतनी चीज सी के बराबर होगी। इसका पता क्या मतलब, पदार्थ के मोलों की संख्या ही ना क्या बन गई, पदार्थ के मोलों की संख्या को भी क्या कहते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, कब कहते हैं, जब विलयन का आयतन कितने लीटर हो, यही परिभाषा, जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, यही परिभाषा। समझ गए क्या परिभाषा, तुम चाहे तो इतना लिखने के बाद ना इसके नीचे ही परिभाषा लिख सकते हो, वो भी बढ़िया रहेगा। परिभाषा को ना ऊपर ना लिखियो, इसके नीचे लिखियो परिभाषा, पहले से तो इसे सामने फ्रंट पे लिख दे, यहाँ से इसके नीचे परिभाषा लिखनी स्टार्ट करनी। बात समझ में क्या कहने की कोशिश करी जा रही, तो बताओ कैसे पढ़ेंगे, कहां तक चलेंगे, कैसे चलेंगे। यदि विलयन का आयतन, बोलो यदि 1 लीटर हो तो विलयन के अंदर किसी पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, क्या होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या माना पाएंगे, मोल में, वहां भी समझा था मैंने, पदार्थ की मोलों की संख्या को मोल में नापा, विलयन कहते हैं क्या माना पाएंगे, तो मात्रक क्या होगा मोलरता का, मोल प्रति लीटर। अगर मोल प्रति लीटर नहीं लिखते ना, कुछ बच्चे मोलरता निकाल के उसके पीछे बड़े वाला एम भी लिख देना, इसका मतलब भी मोल प्रति लीटर ही हो, बड़े वाला एम लिख दा, जैसे 0.3 आया किसी का अंतर तो उसकी 0.3 के पीछे बड़े वाला एम लिख देंगे। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। अब मैं दोबारा एक बार में पूरी शुद्ध भाषा में परिभाषा बताऊंगा और उस शुद्ध वाली परिभाषा सुनूंगा। हेडिंग बनेगी मोलरता, मोलरता क्या है, विलयन की सांद्रता याद करने की विधि, ठीक, ये पूरा पोर्शन लिखेंगे, पूरा पोर्शन यहाँ तक लिखेंगे सारा नहीं। इसके बाद परिभाषा लिखना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो, या यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलयन के अंदर पदार्थ के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इतना लिखते हैं। याद रहेगी बात है, खड़ा हो बता क्या बताया, पदार्थ की मोलरता, पदार्थ की मोलरता है, किसकी मोलरता है, अभी तो बताया, चिल्ला चिल्ला के बैठ जा, खड़ा हो भाई, बता क्या परिभाषा बताई, कैसे लिखेंगे, पहले क्या हेडिंग बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर इस पोर्शन को लिखेंगे पूरे सारा सामने, उसके बाद नीचे परिभाषा लिखनी स्टार्ट करेंगे। अब बता क्या लिखेंगे, अब इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, कौन से वाला एम, बड़े वाला छोटे वाला, बड़े वाला एम छोटे वाला, ये वाला देखिए यहाँ पर लिखने का मोलरता, बड़े वाला एम, बैठ जा खड़ा हो, क्या मात्रा को मोलरता का, जब मोलरता का आंसर निकालना है उसके पीछे क्या लिखोगे, या एम भी तो लिख सकोगे बड़े वाला। अब बता क्या परिभाषा इसकी, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, इसे मात्रक, बैठ जा खड़ा हो भाई बता, किसी भी नहीं, कहा पदार्थ के मोलों की संख्या ही, किसकी मोलरता, तो दोबारा बोल परिभाषा, विलयन के अंदर, बैठ जा खड़ी बता, आराम से,
पीछे चल जाएगा ना स्टैंड। बताओ भैया विलियन के अंदर जो विलियन है ना उसका एक लीटर में माप करिए। मैंने जो पूछा मैंने परिभाषा बता, बकवास नहीं सुनी मैंने। विलियन का विलियन के 1 लीटर आयतन में आयतन में पदार्थों के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? उसे मौलिकता ना विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की मौलिकता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। 10 बार बता, परिभाषा बता दिया। बैठे नीचे को छोटा कान पर लगेगा। बता बैठी बैठी। तू बता। इसे लिख के दिखाओ मुझे, इसे परिभाषा को लिख के दिखाओ। मोलरता लिखी, इस पूरे पोर्शन को लिख दिया, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छा बताएंगे इसमें तुम्हें। मात्रक पता लग चुका है। मात्रक लिख दिया मोल प्रति लीटर विलियन की मोलरता का। अब जो विलियन मोलरता ना, मोलरता का जो सूत्र इसे हम आगे खींचने वाले हैं। देखो आगे सिर्फ खींचने वाले हैं, बहुत सुंदर सूत्र निकलेगा। मोलरता बराबर इससे सारे न्यूमेरिकल होंगे, फिर कम से कम 13 न्यूमेरिकल करने हैं मोलरता के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आओ। 13 न्यूमेरिकल मेरे पास नोट्स मौजूद है। इतने न्यूमेरिकल कोई नहीं करवाता होगा, याद रखना बात। यार सब पता क्या कर टीचर? मोलरता परिभाषा लिखवाई, 1 न्यूमेरिकल, चलो चैप्टर खत्म। जब दोनों चैप्टर फटाफट खत्म हो रहे, फिर गहरी समझ होती है उन्होंने बिल्कुल भी। यहाँ दिक्कत खड़ी हो जा। मैं कम से कम 13 के आसपास 13-15 न्यूमेरिकल करूँ एक ही टॉपिक पर जाकर, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए कहता हूँ तुम प्रैक्टिस करो दबा के। हर सवाल अपने हाथ से निकालना तुम, कितना भी हार्ड सवाल हो, कितना छोटा सवाल हो, कितना बड़ा सवाल हो। जो मैंने कॉपी में करवाया वो हर चीज तुम अपने हाथ से आनी चाहिए। मोलरता, अच्छा मोलरता हो गया हमारा। मोलरता होगा, चलो मोलरता कहीं से पता करेंगे भाई, एम से। चलो सूत्र बनागा इसका, देखो पदार्थ के जो मोलों की संख्या हो उसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं, एन से। विलियन का आयतन उसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं, 20। किस तक? 20। कोई दिक्कत तो नहीं आया तक? अब देखो यहाँ सूत्र कैसे तैयार होगा भाई। देखो जो एन का मतलब पता क्या हो, पदार्थ के मोलों की संख्या। और जो पदार्थ के मोलों की संख्या उसका सूत्र क्या हो, भार बटे में क्या हो, अणुभार। क्या सूत्र हो? भार को कहीं तक करा, भार को कहीं तक करा डब्ल्यू से, अणुभार को कहीं तक करा एम से। तो जहां एन दिख जाए उसकी जगह क्या लिख सका, डब्ल्यू बटे एम। एन बराबर है डब्ल्यू बटे एम, यानी एन की जगह डब्ल्यू बटे एम लिख सको, उस सूत्र में लिखो। देखो कितना अच्छा सूत्र बन जाएगा। एन की जगह बताओ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बटे में कितना एम, और पूरे के बटे में कितना वी। अगर कहीं ऐसा लिखा हो संख्या 1/3 और बटे में 4, तो इसकी इसमें गुणा नहीं हो जाती, ऐसा हो जाएगा 1/3 गुणा 4, ऐसा हो जा। तो ये तो हम भी तो ये करेंगे। यहाँ एम बराबर एम की वी में गुणा नहीं हो जाएगी, तो बैठेगा डब्ल्यू बटे एम और गुणा में कितना बैठेगा वी। जब वी आयतन का मान लीटर में हो, आयतन का मान लीटर में हो, तो सूत्र का प्रयोग कर देंगे। अगर आयतन किसी संख्या सवाल में दे रखा है मिलीलीटर में, एमएल में दे रखा है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना सिखाया था मैंने तुम्हें। कहीं से भाग कर दो 1000 से। अगर मैं यहाँ 1000 से भाग करूंगा, यहाँ बट्टे में 1000 लिखूंगा, 1000 ऊपर नहीं भाग जाएगा। तो सबसे बढ़िया कि इस फॉर्मूले में अगर आयतन मिलीलीटर में हो तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे। देखो एम बराबर डब्ल्यू बटे में कितना एम, छोटे वाले एम है, इस वाले में एम का नाम है अणुभार। अगर विलियन का आयतन एमएल में हो, एमएल गुणा कहीं तक कर देंगे, इसका 1000 से कर देंगे। ये सूत्र बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। ऊपर वाला सूत्र कहाँ यूज होगा, जहां आयतन लीटर में दे रखा होगा सवाल को, ये वाला सूत्र यूज करेंगे, और जहां लीटर में नहीं दे रखा होगा ये वाला सूत्र यूज करेंगे। इसलिए दोनों सूत्रों को तुम्हें SN लिख देना, और SN का मतलब पता क्या है, इंपोर्टेंट, दोनों यूज होंगे। अगर पेपर में आया ना मोलरता पर टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी लिखने का मतलब मोलरता की परिभाषा लिखकर ना तुम्हें यहां तक खींच के लेकर आना। पेपर में सवाल आया ना मोलरता पर टिप्पणी लिखिए, केवल परिभाषा लिख कर काम नहीं चलने का, यहाँ तक लिखना पूरा पेपर में। समझ में आया बात? यह सूत्र यहाँ तक बढ़ा देना। बताओ सर टिप्पणी लिखकर, कमेंट करने का मतलब है कि तो कितना पता मोलरता के बारे में। टिप्पणी कहते हैं कमेंट को, कमेंट करो उस पर। बात समझ में आई है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक पता लग चुका? क्या क्या करेंगे, ऊपर वाला सूत्र पता लग गया, कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे बताओ तो। लीटर में क्या होगा, किसका आयतन, विलियन का, यहाँ लिख तो रखा है विलियन का आयतन नहीं हो, किसका आयतन होगा, क्या हमें होगा, कौन सा सूत्र लगाएंगे,
एम बराबर डब्ल्यू बटे एम गुणा वी, एम बराबर डब्ल्यू बटे एम गुणा वी। स्मॉल एम का स्मॉल डब्ल्यू का क्या नाम है? किसका भार? पदार्थ का भार। यहां सब लिखा हुआ। स्मॉल एम का क्या नाम है? अनुभार निकालना सिखाया था, ठीक, याद भी करवा रखे अनुभार कुछ। वी का क्या नाम है? वी का क्या नाम है? किसका आयतन? यहां लिखा होता विलियन का आयतन। इसमें एन का क्या नाम है? एन का ये लिखा होता पदार्थ के मोलों की संख्या, और यहां भी लिखा हो पदार्थ के मोलों की संख्या। देखो पिटोगे तो मेरे को और कुछ नहीं। स्मॉल एम का नाम क्या? पदार्थ का, मर गया। अच्छा, बड़े वाले वी का क्या नाम है? किसका? बिल्ली का आयतन। अच्छा, स्मॉल डब्ल्यू का नाम? और छोटे वाले एम का? बड़े वाले एम का? किसकी मोलरता? पदार्थ की। चार्टा ऐसे लगेंगे साले, विलियन की मोलरता 50 बार बता दिया हो, नींद चढ़ रही है तुम। अब अगर तो एक एक करके पूछूंगा, अगर जिनने भी गलत बताया ना उसको हार बनता रहा बढ़िया करके तमीज से, ठीक, खड़ा हो। बड़े वाले एम का क्या नाम है? किसकी? छोटे वाले डब्ल्यू का? कौन से पदार्थ का अनुभव? कौन से पदार्थ का भार? विलियन के पदार्थ का नहीं, विलियन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में, या विलियन के अंदर जो पदार्थ घोला गया, जिसे घोल कर विलियन बनाया गया, यह बात शुरू में बताई थी। स्मॉल एम का क्या नाम है? कौन से पदार्थ का? या उसके अंदर घोला गया पदार्थ, जिस पदार्थ का भार रखा है ना ऊपर, उसी पदार्थ का अनुभार रखना नीचे। जिस पदार्थ का भार ऊपर रखा है ना, उसी पदार्थ का अनुभार नीचे रखना। अगर वो जल का भार है, नीचे जल का अनुभार रखा जाएगा। अगर ऊपर HCl का भार है ना, तो नीचे HCl का अनुभार रखा जाएगा। बैठ जा, खड़ा हो। वी का क्या नाम है? आयतन। बड़े वाले का क्या नाम है? अच्छा, स्मॉल डब्ल्यू का? पदार्थ का भार। बैठ जा, खड़ा हो। क्या है मोलरता? मोलरता क्या हो? मोलरता मोलरता हो क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्या है विलियन? क्या हो? विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, चौथी विधि है, 3 विधियां पढ़ चुके हम। कुछ भी वो चल रही, गड्डी चल रही, क्यों चल रही? चल रही, वो बैठ जा, बैठ जा। पता लग चुका? पता लग चुका? डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू क्या है? बैठते बैठते बता। यो कौन से पदार्थ का अनुभार है? जिस पदार्थ का भार ऊपर रखा है उसका अनुभार नीचे रखना। इस कैपिटल एम का क्या नाम है? किसकी मोलरता? एक बात बताओ, मैंने उस दिन लास्ट वाली क्लास में तो फिजिक्स में समझाया था, केमिस्ट्री में समझा, अगर एक बार x लिखा हुआ कहीं को, जो चीज नीचे हो ना, इसे बढ़ाओगे ना तो घट जाएगी, इसे घटाओगे बढ़ जाएगी। इसे बोल लो उल्टा रिलेशन। समझ बात यार? ठीक। अब यहाँ देखो सवाल में इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। यू विलियन का आयतन नहीं है, अगर मैं विलियन का आयतन बढ़ा दूं और सारा उसमें पानी डाल दूं, विलियन का आयतन बढ़ा दूं और सारा बहुत सारा विलियन बना दूं, इसका मतलब मैंने विलियन का आयतन बढ़ाया, तो मोलरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी? इसे तो मैंने बढ़ाया तो बढ़ा घटा गया। अगर ये बढ़ागा तो क्या हो जाएगा? अगर ये घटागा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब समझ गए कि विलियन का आयतन बढ़ाने पर तो विलियन की मोलरता क्या जाती है? घट जाती है। अगर विलियन का आयतन हमने घटाया तो मोलरता क्या जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब जितना कम विलियन होगा ना उसकी मोलरता इतनी ज्यादा होगी, जितना विलियन कम होगा ना उसकी मोलरता इतनी क्या होगी, और जितना विलियन ज्यादा होगा उसकी मोलरता इतनी क्या होगी? कम होगी। यह बातें भी नोट में लिखवाऊंगा। यहां तक लिख दिया तुमने? नोट्स में लिख लिया? आगे बढ़ाओ, सूत्र को लिखो। ये बात समझ में आई? अगर विलियन का आयतन बढ़ा दिया ना तो विलियन की मोलरता घट जाएगी, अगर विलियन का आयतन घटा दिया ना तो विलियन की मोलरता बढ़ जाएगी। बात समझ आई? बात सवाल कैसा पूछ सका? एक नंबर में सवाल ऐसा पूछ सका, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ सका कि विलियन का आयतन बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलियन का आयतन बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन घटती है, दूसरा ऑप्शन बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है का मतलब स्थिर रहती है।
सही बात है, इसके आयती का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोबारा फिर प्रश्न सुन लो, दोबारा प्रश्न स्टार्ट करूं। विलयन का बढ़ाने पर आयतन, आयतन बढ़ाएंगे, पड़ता है क्या प्रभाव मोलरता पर? ये सवाल है, समझ गए सवाल? बताओ क्या सवाल है? ठीक, मैं तो उल्टा सीधा बोल लूंगा, तुम सही कर लेना। पहला ऑप्शन है घटती, समझ नहीं बात है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ती। तीसरा ऑप्शन नहीं पड़ता कोई भी प्रभाव, समझ नहीं बात है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समझ गए इसका मतलब? क्या आंसर होगा इसका? अगर इसे बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगी? तो आंसर सही क्या होगा? घटती है घटती। समझ नहीं बात है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगर ऐसा सवाल आया विलयन का आयतन घटाने पर मोलरता पर पड़ता है क्या प्रभाव, तो बताओ विलयन का आयतन घटाने पर मोलरता पर पड़ता है क्या प्रभाव? बढ़ती है घटती है? मरती है। तो इसका समझ में आती है? चलो कर लो इस तरह का सवाल। लेकिन इस तरह के सवाल आते नहीं, आया करते थे, ये पुराने जमाने वाले सवाल हो गए। लेकिन फिर भी नोट में लिख लो, तुम्हें तो पहली बार ही पता लगा। नोट में लिखो NOT। किसी विलयन का आयतन बढ़ाने पर, किसी विलयन का आयतन बढ़ाने पर मोलरता घटती है तथा घटाने पर बढ़ती है। किसी विलयन का आयतन बढ़ाने पर मोलरता घटती है तथा घटाने पर बढ़ती है। खुद लिख दो सर, मेरे तो क्या पूछ रहे थे, अपनी अपनी भाषा में खुद। अगला सवाल जो बता रहा हूँ जेईई में पूछ रखा है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में भर भर का सवाल पूछा है इस पर। समझ नहीं बात? अगला जो सवाल बता रहा हूँ है सूत्र ही और सवाल भर भर का पूछ रहा है। बच्चे वहां गायब, तित्ती पित्ती गुल बच्चों की। क्या सवाल है? ये पूछ रहा है अगर विलयन का आयतन बढ़ाया, समझ बात है, क्या बढ़ाया? ठीक, आयतन बढ़ाया तो इतना बता दो मोलरता बढ़ जाएगी, ये सब सूत्र तो पता कर ले। लेकिन उसने कहा अगर मैं विलयन का ताप बढ़ाऊं तो फिर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल समझ रहे? ताप तो नहीं है इसमें, टेम्परेचर तो नहीं है इसमें, सूत्र में कहीं भी है ही नहीं। अच्छा ऊपरली चीज बढ़ाएंगे तो ऊपरली चीज बढ़ जा, इसे घटाएंगे ऊपर ये घट जा। लेकिन नीचे उल्टा संबंध हो, नीचे का बढ़ाएंगे तो ऊपर घट जाएगा, नीचे घटाएंगे ऊपर का बढ़ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ बाहर बढ़ा रहा हूँ तो मोलरता बढ़ जाएगी, बाहर घटा रहा हूँ मोलरता घट जाएगी। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ अगर मैं मेरे पास विलयन है, उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नीचे तो जला दिया, उसके नीचे धुएं आया, तो मैं धूड़ा जला दिया, उसके नीचे टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका। जब किसी विलयन का ताप बढ़ा देंगे तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल पूछा हुआ, एक बार नीट में पूछ रखा है, एक बार जेईई पूछ रखा है ऐसे सवाल। और ऑप्शन पता कई थे, जानते हो ऑप्शन कई थे? पहला ऑप्शन था घटती है मोलरता, दूसरा ऑप्शन बढ़ती है, चौथा ऑप्शन नहीं पड़ता है घंटा भी प्रभाव, पांचवा ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई भी। समझ गए? यही प्रश्न, चौथा ऑप्शन इस तरह। तो सवाल क्या है? सवाल कि ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल लिखना, उत्तर भी मिल जाएगा रब ने चाहा तो। ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए गौर से देखे ना, थोड़ा सा कक्षा 11 यूज होगी, थोड़ा सा कक्षा 11 यूज होगी, जो तुमने खो दिया ना बस मुझे वही प्रभाव पड़ा। आ जाओ, अब क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला पॉइंट, जो चार्ल्स का नियम हो ना कक्षा 11 में, चार्ल्स का नियम हो, चार्ल्स का एक वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स, चार्ल नहीं है, चार्ल्स एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने नियम दिया था कि किसी वस्तु का ताप आयतन बढ़ा दोगे ना उसका तापमान बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का क्या बढ़ा देंगे? मतलब किसी भी पदार्थ का अगर तुम आयतन बढ़ा दो तो उसका क्या बढ़ जाएगा? या तापमान बढ़ा दोगे आयतन बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती। अगर ये बढ़ागा तो ये भी क्या हो जाएगा? अब बताओ अगर आयतन बढ़ रहा है तो हमने तो कह सकते तापमान बढ़ रहा है, बात तो वही है। अब बताओ अगर तापमान बढ़ रहा है तो मोलरता क्या जाएगी? मोलरता क्या जाएगी? घट जाएगी। खुद ही दे दे तुमने उत्तर, सही बात। बस इतनी सी बात बतानी चाहिए तुम्हें, क्योंकि आयतन किसके समानुपाती? ताप के। जो आयतन के साथ होगा तापमान के साथ होगा। सवाल ने पूछ लिया आयतन की जगह हटा के तापमान पूछ लिया, तो वही होगा जो आयतन के साथ होगा, क्योंकि आयतन ताप के समानुपाती, समानुपाती होने का मतलब जो आयतन के साथ होगा वो तापमान के साथ होगा।
अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर आयतन बढ़ाएंगे तो मोलरता घट जाएगी। तो मैंने भी तो यही कहा कि इस बार मैंने आयतन की जगह मैंने सवाल में तापमान दे दिया। तो मैंने क्या कहा, तापमान जो तापमान के साथ होगा वही आयतन के साथ होगा। मुझे यह बात किसने बताई, चार्ल्स ने बताई। चार्ल्स कह रहा अपने नियम के अनुसार किसी भी विलेन का तुम तापमान वो आयतन बढ़ा दो, उसका तापमान खुद बढ़ जाएगा। किसी भी तरह का आयतन घटा दो तापमान घट जाएगा। ये बात बताई चार्ल्स ने। तो आयतन और तापन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, अनुक्रमानुपाती हो, समानुपाती हो। जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा। बात समझ में आई है? इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर ना जो मोलरता हो वह घट जा। क्या हो जा? क्या बढ़ाने पर? तापमान बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने में मोलरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि वो इसके समानुपाती। जब इसके समानुपाती, अब बताओ मैंने ताप बढ़ाया तो आयतन बढ़ जाएगा, अगर आयतन बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। मैंने कहा आयतन बढ़ जाएगा, बताओ मैंने तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ाया, तीर का चिन्ह कह रहा कि तापमान बढ़ा दिया, तो क्या बढ़ जाएगा? किसका? विलयन का। अगर विलयन का ताप बढ़ा दिया क्या बढ़ जाएगा? किसका? विलयन का। अगर विलयन का आयतन बढ़ गया, बताओ विलयन का अगर आयतन बढ़ जाए मोलरता क्या जाएगी? तो अंदर क्या होगा? घट जाएगी या बढ़ जाएगी? क्या बढ़ाने पर? तापमान, क्योंकि तापमान किसके समानुपाती? आयतन के। आया समझ में? तापमान का संबंध आयतन था, आयतन का संबंध मोलरता था। ऐसे संबंध निकाल के चलेंगे। समझ बात है? वहां डायरेक्ट नहीं दे रखी बात, वहां इनडायरेक्ट दे रखी, थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करोगे। बात समझ में आई है? दिमाग में घुसी क्या बात है? सवाल पता लग गया क्या है? तो आंसर में क्या होगा? घट जाती है। लिखो आंसर में घट जाती है। ताप बढ़ाने पर विलयन का, ताप बढ़ाने पर, ऐसे लिखो, ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। ब्राइट में लिखो चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स के नियम से, यह बात हिंदी तो पता लगेगी। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ा। ब्राइट में लिखो चार्ल्स के नियम से, और चार्ल्स का नियम लिखो V समानुपाती T। V समानुपाती T। सही है? लिख दिया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक V समानुपाती। ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन क्या होता है? यहां देखो, यहां देखो, ताप बढ़ाया तो विलयन का आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर विलयन का आयतन बढ़ जाएगा तो मोलरता क्या जाएगी? तथा मोलरता घटती है। ब्रैकेट बंद कर दो, लिखो तथा मोलरता घटती है। सही है भाई? मोलरता का सूत्र देख लो, मोलरता कितने सूत्र हैं देख लो बोर्ड पर। एक तो M बराबर W बटे M गुणा V, M बराबर W बटे M गुणा V। जब V का मान ml में दे रखा है नीचे वाला सूत्र लगाएंगे, जब आयतन का मान दे रखा लीटर में ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल करवाने, मुझे 13 के आसपास मेरे नोट्स में न्यूमेरिकल, बाकी तुम किसी किताब में तो कितने कर लो। जिस बच्चे ने 13 न्यूमेरिकल कर लिया ना, वो दुनिया का कोई सा भी सवाल कर लगा जाएगा मोलरता का। समझ में आया बात? ये सारे किताबों के सवाल मैंने एक जगह इकट्ठे कर रखे, जितनी भी किताबें ना मार्केट में, उसमें जितने भी सवाल थे सारे इकट्ठे करके मैंने एक जगह डाल रखे। सही बात है? ठीक। तो दूसरे इसलिए कहता हूँ नोट्स पढ़ लो, काम खत्म, उसके बाद कभी कुछ नहीं आता। बात समझ में आई भाई? तो चले सवाल की तरफ। चलो, तो कॉपी में अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पता लग गया? अभी मोलरता के बारे में पढ़ रहे, अब मोलरता के जितने भी सवाल आए सब कर देंगे। मोलरता के ऊपर सवाल जो आए उन्हें सब कर देंगे। देखो सवाल लिखो पहला, एक विलयन के 100 ml आयतन में 100 ml आयतन में 100 ml आयतन में 80 ग्राम 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम का तो कोमा लगा दियो, 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तब विलयन की मोलरता ज्ञात करो। 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तब विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तब विलयन की मोलरता ज्ञात करो।
सवाल समझ लो, एक सवाल समझ लो, फिर मैं तुम्हें ना घर से 12 सवाल दूंगा घर से करने के लिए, और 12 में से तुम्हें घर जाकर करके देखने इस तरह के सवाल सारे, और जो भी नहीं होगा ना फिर मैं पूरे मेरे से पूछना है, उनके आंसर ही भेजूंगा मैं। समझ में आया बात? या ठीक है, वैसे मैं सारे के सारे सवाल बोर्ड पे करवाऊंगा क्योंकि 12 के 12 पढ़ाई नहीं मुझे तो, लेकिन फिर भी भेजूंगा मैं ताकि तुम अपना दिमाग लगा सको सवालों में। इस सवाल को समझो थोड़ा तुम इससे, फिर सारे सवाल इस तरह ही होंगे, सारे सूत्र के ऊपर सवाल, इस सूत्र के ऊपर जितने भी सवाल हो, 13 के 13 सवालों में सूत्र लगना। अगले 13 क्वेश्चन करवाऊंगा मोलरता के ऊपर में। ये पहला क्वेश्चन है मेरा मोलरता के ऊपर। सबसे पहले कोई सा भी सवाल हो, केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथ का हो, सबसे पहले ये लिखते हैं दिया है, ठीक। अब दे क्या रखा है, सवाल की पहली लाइन पढ़ो, क्या दे रखा है? 1 ग्राम 1 बिलियन में बोलो, शुरू की लाइन पढ़ो ना। 100 ml आयतन नु कह रहा है 1 बिलियन, उसका 100 ml आयतन। यहाँ देखो 1 बिलियन, चाहे तो तुम एक बर्तन का यूज कर सकते हो बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को समझाने के लिए, वहां भी पेपर में भी बना सकते हो इस तरह कर। एक बिलियन उसको सोचना नहीं, बना देना सीधा कि यार एक कोई बिलियन है, अच्छा उस बिलियन का जो आयतन है ना, आयतन कितना बताया तुम, कितना बताया? 100 ml, 100 ml। अच्छा, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में या लीटर में? अच्छा, मिलीलीटर में ऊपर का सूत्र यूज होगा नीचे का सूत्र यूज होगा, ये तो बात पता लग चुकी। तुम आगे बढ़ो, क्या कहा? में 80 ग्राम, इसके अंदर ना एन जो NaOH है ना उसकी मात्रा 80 ग्राम है। अभी 80 ग्राम दे रखा है, चलो ये घोल के विलयन तैयार कर दिया गया। अब पता क्या पूछ रहा है, जब विलयन तैयार कर दिया गया तो विलयन की क्या निकालनी? मोलरता। क्या निकालनी विलयन की? जो जो चीज दी गई ना उसे यहाँ लिखो। बताओ जो 100 ml है, जो 100 ml क्या है? विलयन का आयतन, भार, अणुभार क्या है वो क्या है वो? किसका? विलयन का। तो यहाँ लिखोगे विलयन का आयतन। जब पेपर में न्यूमेरिकल करेंगे ना इस तरह कर, विलयन का आयतन, और विलयन के आयतन को कहीं तो पढ़ करेंगे 20, कितना दे रखा है? 100 ml। वो दिक्कत है यहां तक। अब बताओ जो NaOH है उसकी मात्रा कितनी दे रखी है? अब इस सवाल में देख क्या पहचान लो, M का मान तो हो नहीं सकता है, W का मान होगा, खुद ही पहचान लो सवाल में। जो 80 ग्राम, जिसके पीछे ग्राम किलोग्राम लिखो, भारी तो भारू क्या मैंने 15 ग्राम है किलोग्राम में। अब बताओ NaOH का भार कितना दे रखा है? यहाँ लिखेंगे NaOH का भार, अणुभार नहीं, भार 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 की बात करो अभी, 80 ग्राम। जिसके पीछे ग्राम दिख गया डब्ल्यू का मान होगा, जिसके नीचे लीटर मिलीलीटर दिख गया वो आयतन का मान होगा। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद और किसकी जरूरत पड़ेगी सूत्र में? किसकी जरूरत पड़ेगी? डब्ल्यू का ही मान मिलेगा, वी का मिलेगा। अब किसकी जरूरत पड़ेगी? एम की। अब बताओ कौन सा पदार्थ घोला था इसके अंदर? NaOH। और NaOH का अणुभार मैंने तुम्हें बताया था ना कितना हो, NaOH का अणुभार बताया था नहीं कितना हो? बताओ NaOH का अणुभार कितना हो, इसलिए डायरेक्ट भी लिखवाया था तुम। NaOH का अणुभार कैसे वर्धित करेंगे? एम्स कितना बैठेगा? 40। अब तीनों चीज हमारे पास है, जब तीनों चीजों वी का मान ml में, तो ये तो सूत्र लगाने दे रहे क्योंकि वी का मान लीटर में वहां से, और इसमें क्या है मिलीलीटर में, तो नीचे का सूत्र लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सूत्र, वो सूत्र लिखेंगे पेपर में बिल्कुल ऐसे करेंगे सवाल। सूत्र बताओ क्या है? M बराबर स्मॉल w बटे में स्मॉल m गुणा में कितना v का काम मान क्या होना चाहिए? मिलीलीटर में, गुणा कैसे कर देंगे? 1000 से, जो क्या है कैपिटल M बराबर W का मान बताओ, W का W 80, तुम होगी 80, स्मॉल m 40, अली बाबा 40 चोर, जो क्या है V का मान बताओ 100 गुणा 1000। काटता हूं तो सीख गए होंगे, बताओ क्या 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 काट सकूं, क्या क्या दिख रहा है कटता हुआ? 0 तो 0, ये तो बचपन से काट रहे इस तरह, 1 0 तो 0 कट जाए कर, लग रहा है 4 तो 8 से कट जाएगा, लग रहा क्या कटा गई? 4 दूनी 8 तुम, और 10 दूनी मोलरता कितनी आई? 20 के पीछे क्या लिखूं? मोलरता का मात्रा क्या बताया था? वही इसका मात्रा को वही लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। कौन से विलयन की मोलरता आई है? सवाल पढ़िए करेगा भैया। कौन से विलयन की मोलरता आई है? यहां देखो समझ लो, या दोस्त यार बनो, एक विलयन था उसका 100 ml विलयन है, उसका आयतन 100 ml, उसमें NaOH घोल दिया गया, और NaOH घोल कर ना कितना घोला NaOH? 80 ग्राम NaOH घोल कर विलयन तैयार कर दिया गया। पूछ रहा क्या रहा? विलयन की मोलरता पूछ रहा है। अरे भाई मोलरता का मतलब पता क्या है?
इसका मतलब इस विलन के अंदर जो 1 लीटर आयतन होगा ना, उसमें 20 मोल NaOH घुला हुआ। इस विलन के अंदर 1 लीटर है, इसके अंदर 1 लीटर आयतन के अंदर ना 20 मोल क्या है, NaOH। क्या है? 1 लीटर ले लिया, उसके अंदर 1 लीटर के अंदर ना 20 मोल NaOH घुला हुआ। 20 मोल क्या घुला हुआ? 1 लीटर के अंदर कितने मोल? 20 मोल। 20 मोल घोल को क्या बनाया गया? NaOH नहीं बनाया गया, विलेन बनाया गया। NaOH घोला गया विलेन के अंदर। तुम्हारी बात है, 1 लीटर में कितना घोला गया? 2 लीटर में कितना घोला गया? 3 लीटर में, 4 लीटर में, 5 लीटर में, वो कितना ml? कितना ml हो? 100 ml। बात समझ आई? इसी सवाल में तुमसे नहीं पूछता 1 लीटर में बताओ कितने मोल NaOH है? कितने? कहते तुम 1 लीटर में 20 मोल NaOH घुला हुआ। 1 लीटर के अंदर 20 मोल NaOH घुला हुआ। तुम कहता 10 लीटर बताओ कितना NaOH घुला होगा? क्या बताते? 1 लीटर में कितना घुला हुआ? 20 मोल। तो 10 लीटर में कितना घुला हुआ होगा? 10 तो गुणा कर दें, 20 दूसरा में 200। मैं कहना 8 लीटर में बताओ कितना घुला हुआ होगा? 8 लीटर में। ऐसे सवाल की लाइन में पूछ लेता 8 लीटर में ये बताओ कितने मोल NaOH से घुले हुए इसके अंदर। तो 8 की तुम कैसे गुणा कर देंगे? 20 तक, 20 8 160 मोल घुला हुआ। ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है। जब कंसेप्ट क्लियर हो ना तो कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं ना फिर क्या करोगे? कैलकुलेशन सिखाऊंगा कल को कि कैसे कैलकुलेशन कांटा फंटा जाओ। कल की क्लास पहले कैलकुलेशन की और कल को कैलकुलेशन मिस कर दी, फिर जिंदगी में कभी कैलकुलेशन नहीं सीखने के। 1.5-2 घंटा कैलकुलेशन समझाऊंगा और सारी सीख जाओगे। कहाँ जोड़ा जाए, कहाँ घटा जाए, कहाँ भाग दी जाए, क्या गुणा करी जाएगी, कैसे पॉइंट में काटा जाए, कैसे नहीं काटा जाता, सब हो जाए कल को। फिर आगे पूरी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। चाहे कुछ पढ़ लेना, नोट कर लो। बात समझ में? क्या क्या करना तुम्हें क्या कर रहा हूँ मैंने? तुम्हें 13 न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूँ। एक तो मैंने खुद ही करवा दिया, 12 न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूँ। कितने? 12 न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूँ। अरे 12 न्यूमेरिकल ना तुम करके लेकर आने, कल को मैं 12 के 12 बोर्ड पर करवाऊंगा अभी। सही बात, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रश्न भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ, उत्तर भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ तुम मगज मारो उनमें जरूर एक बार जाके। और सारे इसी तरह इसी सूत्र पे होंगे, दोनों सूत्र जो लिखवाए ना तुम मोलौटा के, सारे उसी के बेस पे होंगे। घर जाकर खाली ना बैठो बिल्कुल भी, जो खाली बैठेगा ना वो गया। सबसे पहले जाकर काम निपटाओ कि काम है क्या, ये पक्का क्यों नहीं हो रहा, पहले उसको पक्का करो जो भी पढ़ लिया। अभी तो समय है, अभी तो बेटी बाप के घर ही, फिर सिलेबस इतना हो जाएगा, इसे पक्का करूं, उसे पक्का करूं, इस सब्जेक्ट को देखूं, उसे देखूं, ऐसी तैसी हो जाएगी। सब्जेक्ट 5 है और ये बात उसके लिए ही जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस है, जिससे कुछ करना। समझ में आया बात? यह जिसे कुछ करना ही नहीं, जब आपकी संपत्ति पे राज करना, तो उसे पढ़ने की जरूरत क्या है भाई? समझ बात है? तो ये तो है नहीं कि तुम तो बहुत बड़े घर के शहजादे। सही बात है, और ऊपर तो कोई पापा की परी आ गई तुम उड़ा के लेके चली जाएगी, ऐसा तो कुछ होने तो रहा। सही नहीं ना, तो कोई पापा की परी आने की नाने का परा। समझ बात है? इसलिए चुपचाप पढ़ने में भलाई हो, ठीक? तो किसी का इंतजार करने कोई जरूरत नहीं है। समझ में? तो चुपचाप बैठो, पढ़ने पे दो ध्यान, पूरा का पूरा फोकस लगाओ पढ़ने पे। डेली कंटिन्यू पेन रगड़ हो जाओ बैठे बैठे। एक सब्जेक्ट उठाए चलो दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा हटाए चलो तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा हटाए चलो चौथा सब्जेक्ट, फिर घूम फिर फिर रिवीजन पे आ गए। पढ़ कभी गाने नहीं सुनने ना, बंद करो सीधा कॉपी पे सीधा। रिवीजन तो होगा, इतना परफेक्ट हो जाओगे जब जाकर लिखोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा तकड़ा खिलाड़ी। इनर समझ हमारे नहीं अपनी जिंदगी में। समझ नहीं बात है? तो बच्चे पता नहीं नौकरी थी क्यों भाग गए। नौकरी मेरे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी थी, पता लग गया, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे। मैं फॉर्म बनने से पहले कभी पता क्या सोचा? अभी 3-4 साल तो मैं कोई पेपर नहीं दिया, एडवांस जो पेपर के लिए छोटे मोटे साइड की नौकरी के। मैं पेपर देखने से पहले, फॉर्म बनने से पहले ये सोचा इसकी सैलरी कितनी है। अगर इसकी सैलरी 80-90 हज़ार को टच कर रही तो मैं फॉर्म भरूंगा, नहीं तो मैं फॉर्म नहीं भरने का। समझ में आया बात है? अगर इसकी सैलरी क्यों इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा? इतना कॉन्फिडेंस आता पढ़ने के बावजूद। पढ़ना इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए क्यों? पढ़ने से कॉन्फिडेंस था वो। और टफ पढ़ाई करनी चाहिए, टफ, हार्ड वर्किंग। दोस्तों को इग्नोर करना सीखो चीजों को, जो आसपास समाज सोसाइटी में बोल रहा है इग्नोर। तो यही बात है, घर में ताना मिल रहा है इग्नोर, पड़ोस वाले कुछ कह रहे इग्नोर, दोस्त आया इग्नोर, गर्लफ्रेंड फोन कर रही इग्नोर। समय में करो जा, इंस्टाग्राम वाली डिलीट, आईडी डिलीट। ये थोड़ा यहाँ फालतू जाकर स्टोरी अपलोड करने पे लगे, चेहरा लीपा पोती करने पे लगे हुए, लगा रहे फिल्टर कर डीपी, चेहरा थोड़े बदल जाएगा।
स्टेटस बदलने पर लगे हुए, क्या हो रहा है इनका? कौन देख रहा है ना? कुछ भी नहीं है, कोई हीरो तुम कहीं के। ये तुम्हें सैलरी बंदी हुई तुम्हारी, एक फोटो अपलोड करो 25,000 मिलेंगे तुम्हें। समझो अपना वजूद, समझो क्या हो तुम। समझ में आया बात? या ठीक है, फिर मुलाकात होगी हमारी कब को? कल को। तो डेली का डेली पढ़ना, समझ में आई बात है? मैं भेज रहा हूँ न्यूमेरिकल करके लेकर आना, ठीक? मैथ देखेंगे भाई आज।